साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, वर्ल्ड वॉर वन की कहानी के पीछे सुनाने के लिए बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है। लेकिन फिलहाल के लिए अगर मैं आपको ब्रीफ में इतनी सी जानकारी दूं कि वर्ल्ड वॉर वन हुआ क्यों था, तो जानकारी मिलती है कि सर्बिया नामक एक देश में ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या हो गई थी। तात्कालिक कारण जिन्हें कहा जाता है कि हां भाई क्या हुआ जिससे युद्ध भड़क गया। जैसे हमास का गाजा पट्टी के साथ या फिर गाजा पट्टी का इजराइल के साथ जो युद्ध हुआ, इसमें था क्या, हमास के लड़ाके आए, बॉर्डर क्रॉस करके इजराइल के अंदर धुआंधार गोली चला दिए। यह तात्कालिक कारण था, लेकिन क्या एक ही दिन में यह सब हुआ? नहीं, बैकग्राउंड बहुत दिन से तैयार हो रहा था। ऐसे ही वर्ल्ड वॉर वन की अगर हम बात करते हैं तो वर्ल्ड वॉर वन कैसे हुआ था, तो जानकारी निकल के आती है कि सर्बिया में ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या कर दी गई थी। उससे क्या हुआ, ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ मिलकर के सर्बिया पर चढ़ाई कर दिया। सर्बिया को सहायता चाहिए थी, सर्बिया जाकर रूस से सहायता मांग लिया कि सर जी मेरे ऊपर लड़ाई हो गई है, मेरी मदद करिए। तो ऐसी स्थिति में सर्बिया की सहायता करने के लिए रूस चला आया। ऐसी स्थिति में ऑस्ट्रिया हंगरी वालों ने कहा कि हमारे राजकुमार की हत्या हुई है, कोई तो हमारे साथ भी आओ। तो ऐसे करते करते लोग गुटों में बंटने लग गए। गुट बंटते बंटते क्या हुआ कि फ्रांस, बेल्जियम, ब्रिटेन, जापान, अमेरिका युद्ध में शामिल होते चले गए और पूरी दुनिया दो भागों में बंट गई। एक भाग था जिसमें इंग्लैंड, जापान, अमेरिका, रूस और फ्रांस शामिल थे, जिन्हें कि आप लोगों ने मित्र राष्ट्र कहा था, और दूसरी तरफ था धुरी राष्ट्र, जिनके अंदर जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन एम्पायर और इटली जैसे देश थे। दुनिया खेमे में बढ़ती चली गई और कई मोर्चों पर युद्ध लड़ने शुरू हो गए। युद्ध चलते रहे, भारतीय सेना ने भी पार्टिसिपेट किया। चूंकि हम ब्रिटिशर्स के गुलाम थे तो हम ब्रिटिशर्स की तरफ से ही युद्ध लड़ने के लिए गए हुए थे। इसी बीच में जर्मनी ने मित्र देशों की जलसेना से निपटने के लिए पनडुब्बी भी बना ली थी, सबमरीन भी बना ली थी, और जहां जहां सैनिक जहाजों की टुकड़ी को देखती उन्हें वहीं पानी में डुबो दिया करती थी। 1917 तक तो अमेरिका भी युद्ध में शामिल नहीं हुआ था, लेकिन 1917 के अंदर अमेरिका से, यूरोप से अमेरिका पानी के जहाज से लगभग 1000 यात्रियों को ले जा रहे एक जहाज को जब जर्मनी की सबमरीन ने पानी में ही डुबो दिया, उसी दिन अमेरिका युद्ध में शामिल हो गया। यह 1917 की कटिंग है, जब यूएस ऑफिशियली एट वॉर आया। आपके दिमाग में यह जानकारी आएगी कि सर हमको यह सब बातें क्यों बता रहे हो। मैं इसलिए बता रहा हूं कि वर्ल्ड वॉर अचानक नहीं होता है। हो सकता है आज से 2 साल बाद आपको यह पता चले कि हम जिस कालखंड में जी रहे थे वो वर्ल्ड वॉर का ही कालखंड था और उसे वर्ल्ड वॉर 3 कहा गया। आप कहेंगे ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 भी जब हुआ वो 5 साल चला था। 1914 से शुरू होकर 18 तक गया था। वर्ल्ड वॉर 2 भी 1939 से शुरू होकर के 45 तक गया था, 6 साल तक चला था। उसमें बहुत सारे मोर्चे, बहुत सारे फ्रेजेस में लड़ाइयां हो रही थी। आज के दौर में भी अगर हम बात करें, चाहे रशिया यूक्रेन उठाकर देख लीजिए, इजराइल हमास उठाकर देख लीजिए, चीन ताइवान उठाकर देख लीजिए, वर्तमान में जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, चाहे ईरान के साथ अमेरिका का तनाव देख लीजिए, भारत पाकिस्तान देख लीजिए, कई मोर्चों पर, जिनमें से 2 मोर्चे तो हाल ही में एक्टिव भी हैं। रशिया यूक्रेन चल ही रहा है, गाजा इजराइल चल ही रहा है, और ऐसे समय पर दुनिया मेजरली खेमों में बटी हुई है। खेमे में बटी हुई दुनिया, अगर ताइवान और चाइना होता है तो ताइवान के पक्ष में अमेरिका आएगा, मतलब इस प्रकार से दुनिया ऑलरेडी ब्लॉक्स में बटी हुई है। और अगर ऐसा है तो संभव है आने वाले समय में आप इस कालखंड को, जिस दिन ये उस स्थिति तक पहुंच जाए कि अब इसको लौटना मुश्किल है, दुनिया पूरी तरह से यूनाइट होकर लड़ना शुरू कर दी है। अभी इनडायरेक्टली यूक्रेन के साथ में नाटो फोर्सेस हैं, लेकिन विचार करिए कि नाटो फोर्सेस खुद आकर कहती हैं कि अब हम फ्रंट पर लड़ेंगे, फ्रंट पर लड़ेंगे। उसी दिन से वर्ल्ड वॉर एंट्री हो गया, यानी कि वर्ल्ड वॉर किसी भी मुहाने पर आप खड़े हो सकते हैं, है ना। तो यह वर्ल्ड वॉर 1 से आपको याद दिलाया जा रहा है कि 1914 से युद्ध शुरू हुआ था। 1917 में जाके अमेरिका साथ में आया कि मैं युद्ध में आ गया हूं भाई, क्योंकि मेरा जहाज डुबो दिया है। विचार करिए, आज रशिया यूक्रेन जब चल रहा है, अमेरिका पीछे से वेपन पकड़ा पकड़ा करके जेलेंस्की को हीरो बनाए हुए है कि तुम ही लड़ो बेटा, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन विचार करो, रशिया एक दिन गुस्सा में आए और आकर के अमेरिका के ही किसी जहाज को पलट दे या किसी भी ऐसी जगह ठिकाने पर हमला कर दे, अमेरिका डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाएगा कि भाई अब तो हमारे ऊपर हमला हुआ है, हम डायरेक्ट इन्वॉल्व हो गए। डायरेक्ट इन्वॉल्व हुए, उस दिन कुछ और ही नजारे होने को लग गए। इसका मतलब यह हुआ कि आपको यह बात समझ में आनी चाहिए कि युद्ध, वर्ल्ड वॉर जिस दिन अपन पढ़ते हैं इतिहास में कि इस दिन शुरू हुआ था, उस दिन नहीं होता है। जिस दिन बड़े लोग शामिल होते हैं उस दिन होता है। अभी अमेरिका नहीं इन्वॉल्व हुआ है युद्ध के अंदर, रूस डायरेक्टली इन्वॉल्व है, चाइना भी डायरेक्टली अभी युद्ध में इन्वॉल्व नहीं हुआ है। जिस दिन अमेरिका, चाइना, दुनिया की जो फर्स्ट और सेकंड लार्जेस्ट पावर है, ये युद्ध में डायरेक्ट इन्वॉल्व हो गए, उस दिन समझ जाइएगा आप डूम्सडे के बिल्कुल नजदीक हैं।
11 नवंबर 1918 को तो जर्मनी ने सरेंडर करके युद्ध को समाप्त कर दिया। यानी एक साल के भीतर अमेरिका के युद्ध में शामिल होते ही पूरी तरह से इन्होंने युद्ध से किनारा कर लिया कि लीजिए साहब, हम खत्म हो गए, अब हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसके बाद में शांति समझौते होने लगे और युद्ध जब खत्म हुआ तो वर्साई नामक स्थान पर वर्साई की ट्रीटी की गई, जिसे ट्रीटी ऑफ पीस कहा जाता है, वर्साई की संधि कहा जाता है। यह संधि असल मायने में वर्साई के महल में 28 जून 1919 को हस्ताक्षरित हुई थी और 10 जनवरी 1920 को लागू हुई थी। जर्मनी को अपनी जमीन का एक बड़ा हिस्सा गंवाना पड़ा था, जिसमें कि जर्मनी पर दूसरे देशों का कब्जा करने पर पाबंदी लगा दी गई। जर्मनी की सेना का आकार घटा दिया गया और कहा गया कि वॉर इम्यूनिटी, यानी कि जितना तुमने हमारे ऊपर नुकसान किया है वो तुम्हें ही चुकाना पड़ेगा, ऐसा कहकर क्षतिपूर्ति करने का भी जर्मनी को आदेश दे दिया और कहा कि तुम्हारे जितने भी कॉलोनी तुमने बनाई हुई हैं वो सब औरों में बट जाएंगी। इस प्रकार से जर्मनी को छत विच्छत करके फ्रांस, इटली, बेल्जियम इन सब ने बांट लिया और यह भी जर्मनी को कहा कि तुम्हारे यहां का जो कोयला है वो तुम्हें फ्रांस, इटली, बेल्जियम जैसी जगह पर एक तय मात्रा में भेजना पड़ेगा। कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 के अंत में जो तय हुई यह वर्साई की संधि थी, इसी संधि से वर्ल्ड वॉर 2 की नींव डल चुकी थी। यानी कि जर्मनी ने हार मानी, हार के अंदर जो बेइज्जती हुई, इसी बेइज्जती का बदला लेने के लिए अगले 20 साल में हिटलर ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर कर दिया था। यह वर्साई की संधि के कुछ दृश्य हैं जहां पर जर्मनी को बेइज्जत किया गया, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 ही बेइज्जती का बड़ा कारण बना था। वर्ल्ड वॉर 2 ही इस बेइज्जती से प्रेरित हुआ युद्ध का बड़ा कारण बना था। साथियों, कहा जाता है कि 28 जुलाई से लेकर के 11 नवंबर 18 तक चला दूसरा विश्व युद्ध, मतलब प्रथम विश्व युद्ध ही दूसरे विश्व युद्ध की नींव लेकर आया था, क्योंकि इटली में बेनिटो मुसेलिनी और 1933 में हिटलर के अंदर तानाशाही जब सरकारें बनी तो इन सरकारों ने असल में अपने बेइज्जती का बदला लेने के लिए ही देश को उकसाया था। उकसाते उकसाते जर्मनी इतना जल्दी रिवाइव किया क्योंकि जर्मन्स में खुद को लेकर के यह भाव था कि वो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हैं और उनके यहां जो नस्ल सबसे खराब थी उसमें उन्होंने यहूदियों का नाम बताया और नाजियों ने यहूदियों का कत्लेआम मचाया। साथ ही साथ उन्होंने अपनी नस्लीय हिंसा को इतना तेजी से आगे चढ़ाया कि दुनिया में जहां भी अपने खिलाफ लोग देखे उस पर हमला करना शुरू कर दिया। 1931 में जर्मनी ने सबसे पहले चेकोस्लोवाकिया पर हमला किया और उस पर कामयाब हुआ। जर्मनी ने उसी नियत से पोलैंड पर भी हमला किया, जिसके फलस्वरूप दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। यानी कि जर्मनी, जिसे मना किया गया था कि तुम ना तो सेना रखोगे ना किसी पर हमला करोगे, वो जब हमला करने निकला तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। यही बिल्कुल उसी तरह से जैसे रूस का यूक्रेन के साथ में संघर्ष शुरू हुआ। रूस ने क्रीमिया पर पहले कब्जा किया, लोगों ने कुछ नहीं बोला। रूस ने फिर यूक्रेन पर हमला कर दिया। संभव है इस समय दुनिया के कुछ देश यूक्रेन के साथ आ जाते और युद्ध को तीसरा विश्व युद्ध कह देते, ठीक है ना। इस प्रकार से सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। इटली, जर्मनी और जापान एक तरफ, जिन्हें एक्सिस राष्ट्र कहा गया, और यूनाइटेड स्टेट्स, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश एक तरफ, यूएसएसआर भी उनके साथ हो लिया। इस प्रकार से युद्ध फिर चलने लगा। जर्मनी कई मोड़ पर जीतने लगा, कई जगह फ्रांस को, ब्रिटेन को, सब जगह पीछे पछाड़ते हुए अंत में उसने अपनी तोप यूएसएसआर की तरफ मोड़ दी और उसे भी भारी नुकसान पहुंचाया। अमेरिका इसमें भी शामिल नहीं हुआ था। अमेरिका बड़ा ही मौका परस्त हमेशा रहा है। अमेरिका युद्ध में तब शामिल हुआ जब जापान ने हवाई द्वीप पर स्थित पर्ल हार्बर पर अमेरिकी नेवी के बेड़े को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया और ऐसी स्थिति में 1941 के अंदर जब जापान ने ताबड़तोड़ बमबारी करते हुए अमेरिका के बहुत बड़े हिस्से को नुकसान पहुंचाया, तो ऐसी स्थिति में अमेरिका के 8 जंगी जहाज चंद घंटों में तबाह हो गए। यह अमेरिका पर इतिहास में पहला हमला था। बस इसी की बदला लेने के लिए, ये वो पर्ल हार्बर पर हुए हमले की तस्वीरें हैं, इसी का बदला लेने के लिए, मतलब ये जापानीज ने जब हमला किया, इसी का बदला लेने के लिए अमेरिका ने ठान लिया कि नहीं, अब इसका बदला लिया जाएगा। इसका बदला लेने के लिए क्या किया गया था, बस अब वही आपको जानना है। असल में ब्रिटेन ने उत्तरी अफ्रीका के अंदर स्टेलिनग्राड पर पलटवार करते हुए जर्मनी को भारी नुकसान पहुंचाया था। सब फ्रंट्स पर लड़ाई चल रही थी। हिटलर हार मान चुका था, हिटलर ने आत्महत्या कर ली थी, जर्मनी आत्मसमर्पण की तरफ था। वहीं दूसरी ओर जापान पर अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 के दिन सुबह सुबह करीब 8 बजे हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा दिया। हिरोशिमा में जो परमाणु बम गिरा उससे 29 किलोमीटर तक काली बारिश हुई। यानी कि यह जो गुबार उठा, इस गुबार से परमाणु बम के छोटे छोटे टुकड़े 29 किलोमीटर तक आकर के गिरे। ठीक इसी प्रकार से अगले और दिनों में 6 दिन बाद ही जापान के ऊपर फिर से इन्होंने एक और बम गिरा दिया और वह बम 9 अगस्त को 3 दिन बाद ही गिराया और अमेरिका ने नागासाकी पर बम गिरा दिया। लिटिल बॉय और फैटमैन नाम के ये 2 बम जब गिराए गए तो इन्होंने जापान को बिना शर्त आत्मसमर्पण के लिए
मजबूर कर दिया कि ये सरेंडर कर रहे हैं। साथियों, लगभग 1 लाख जापानी मारे गए हिरोशिमा नागासाकी पर। वह काला दिन जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। दुनिया में किसी ने भी यह वेपन आज तक नहीं देखा था। कौन सा? परमाणु बम। इसकी चर्चाएं होती थी कि एक ऐसा बम बनाया जा सकता है जो दुनिया को तबाह कर दे। 1939 से 1945 तक 6 साल तक चले इस युद्ध को अचानक विराम लग गया जब दुनिया के सामने एक ऐसा वेपन आ गया जिससे कि सभी देश एकदम शौक में चले गए। आपको जानकर आश्चर्य होगा, अमेरिका के साथ था यूएसएसआर युद्ध के दौरान, लेकिन इस बॉम्ब के बाद में ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन केवल इस बात पर हो गए कि यार तुम्हारे साथ थे हम, तुम हमें बताए नहीं कि तुम बम बना लिए हो यार। मतलब यूएसएसआर अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो गया। वहीं से ही शीत युद्ध शुरू हुआ। यूएसएसआर ने अमेरिका से कहा कि यार ऐसा बॉम्ब बनाए थे, बताते तो सही, तुमसे हम रोज पूछ रहे थे कुछ बनाए हो, कुछ बनाए हो, कह ही नहीं रहे थे, अचानक फेंक करके तुम कहते हो कि हम ही हैं। यही थे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, अमेरिका के राष्ट्रपति, जिनके कालखंड में वैज्ञानिक थे ओपेनहाइमर, जो बना रहे थे न्यूक्लियर बॉम्ब। साथियों, इसी न्यूक्लियर बॉम्ब की कहानी ओपेनहाइमर नामक एक फिल्म में दिखाई गई है, और उस फिल्म के आने पर हमने आज से लगभग 5 महीने पहले आपको अंकित इंस्पायर इंडिया पर ही ये पूरी की पूरी कहानी डिटेल में भी सुनाई है। आज की कहानी उसी ओपेनहाइमर से जुड़ी हुई है, क्योंकि ओपेनहाइमर ने जब परमाणु बम बनाया था तो सही मायने में वो अमेरिकी सरकार को देकर ये नहीं कहना चाहते थे कि सर जाइए और जापान पर फोड़ दीजिए। असल में वो ये कहना चाहते थे कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विषहीन सरल हो। बोले श्रीमान आप बम मत फोड़िए, आप केवल धमाका करके दिखा दीजिए, दुनिया को यह दिखा दीजिए कि हमारे पास ऐसा बॉम्ब है, किसी भी ऐसे स्थान पर चला के दिखा दीजिए जिसके चलने के बाद दुनिया में यह भय बैठ जाए कि अगर यह किसी पर गिर गया तो हमारे हालात खराब हो जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, भारत ने स्माइलिंग बुद्धा किया हो या फिर परम शक्ति हमने ऑपरेशन शक्ति किया हो, जब भी हमने न्यूक्लियर बम के परीक्षण किए हैं, हमने किसी दुनिया के देश को मिटाने के लिए नहीं किए, दुनिया को बस यह बताने के लिए किए हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर बम है, अर्थात अगर यह हमने आप पर चला दिया तो मिट जाओगे। दुनिया को यही बताने के लिए ओपेनहाइमर और उसके साथियों ने फ्रैंकलिन रूजवेल्ट जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे उनसे कहा कि अगर सर आपने इस बॉम्ब का उपयोग किसी पर कर दिया वो तबाह हो जाएगा, आप केवल इसे अपने पास किसी खाली स्थान पर, जैसे इंडिया में हमने अपने रेगिस्तान के अंदर चलाया था, बोले ऐसे आप कहीं चलाकर दिखा दीजिए, दुनिया को बस डराना ही तो है, मारना क्यों है। लेकिन ये रूजवेल्ट नहीं माना। इस व्यक्ति ने अमेरिका को उस तरफ से सिद्ध करने के लिए कि नहीं कोई मरता है तो हमारे, अमेरिका हत्यारा कंट्री डिक्लेयर ही इस घटना के बाद हुआ था कि इन लोगों के अंदर किसी भी प्रकार के सेंटिमेंट्स नहीं हैं। ये वो लोग हैं जो अंदर से इमोशनली डेड हैं, इन्हें केवल अपना वर्चस्व स्थापित करना है। वैज्ञानिक बनाने के बाद आपको लगता है, हो सकता है कि इन लोगों ने केवल बातों में बाद में ऐसा कहा हो, नहीं, ऐसे प्रमाण उपलब्ध हैं जब इन्होंने 70 पेज के लेटर्स लिख करके अमेरिकी मंत्रालय को भेजे हैं कि सर बम तो बना दिया हमने, दवा बना दी, इसका एंटीडोट नहीं है, इसका एंटीडोट नहीं है, ऐसी स्थिति में कृपया करके इसका दुरुपयोग मत कर दीजिएगा, दुनिया तबाह हो जाएगी।